आज का ये पढ़ना स्टार्ट कर, वाटर लाइफ प्रोसेसेस। आज का ये रीड करना स्टार्ट कर, लाइफ प्रोसेसेस, वाटर लाइफ प्रोसेसेस। हाँ, the maintenance functions of living organisms must go on even when they are not doing anything particular. Even when we are just sitting in class, if even if we are just asleep, this maintenance job has to go on. The process which together perform this maintenance job are life processes. हाँ, तो ये क्या बोल रहा है? Since हम लोग को मेंटेन करने का जो प्रोसेस है ना, जैसे जब सेल डैमेज हो रहा है, टिश्यू डैमेज हो रहा है, तो जब इतनी सारी चीजें डैमेज हो रही है, हमारी सेल, टिश्यू, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीज का मेंटेन करने का काम चलते रहना चाहिए। अगर हम लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो भी ये प्रोसेस चलते रहना चाहिए। जैसे अगर हम लोग सिर्फ बैठे हैं तो भी हमारी बॉडी मेंटेन होते रहे, ठीक है, मतलब जो सेल्स या टिश्यूज डैमेज है वो बनते रहे। अगर हम सोए हुए हैं तब भी वो मेंटेनेंस का काम चलते रहना चाहिए। तो वो सारे प्रोसेस जो इस मेंटेनेंस के काम में साथ देते हैं, वो प्रोसेसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? लाइफ प्रोसेसेस। हाँ, फिर यहाँ से पढ़ना, सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस। Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. This energy comes from outside the body of the individual organism. So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism, which we call food, to the inside. A process we commonly call nutrition. If the body size of organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. Since life on Earth depends on carbon-based molecules, most of these food sources are also carbon-based, depending on the complexity of these carbon sources. Different organisms mm, different organisms can then use different kinds of nutritional process. फिर क्या बोल रहा है? इस मेंटेनेंस को प्रोसेस के लिए हमको डैमेज और ब्रेकडाउन जो हमारी बॉडी में हो रहा है उसको बचाना पड़ेगा, और उस चीज को बचाने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये एनर्जी कहाँ से आएगी? बॉडी के बाहर से मिलती है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को ये एनर्जी। तो उसके लिए एक प्रोसेस है कि जिससे एनर्जी ट्रांसफर होती है बाहर से हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं फूड। हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने से जो एनर्जी होती है वो बाहर से अंदर हमारे बॉडी में ट्रांसफर होती है कि नहीं? और इस हाँ, प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। ये जो प्रोसेस होता है जब अपन खाना खाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। अगर बॉडी की साइज को ग्रो होना है, ऑर्गेनिज्म को बढ़ना है, तो हमको और भी ज्यादा रॉ मटेरियल खाना पड़ेगा, जो बाहर से लेना पड़ेगा। अब क्योंकि जो हमारी लाइफ है जो अर्थ पे होती है वो किस पे डिपेंड करती है? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे। हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें सब में कार्बन होता है, तो हमारे बहुत सारे फूड सोर्सेस में कार्बन होता है। तो उस कार्बन सोर्सेस की कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब वो कार्बन सोर्स कितने कॉम्प्लेक्स है, उस चीज पे डिपेंड करेगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कितने अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन प्रोसेस कर सकता है। वो आप ये एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हो? हाँ। ये पढ़ना, द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। The outside sources of energy could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organisms. These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for maintaining living structures. As well,
as well as to kind of molecules the body needs to grow. एक मिनट For रुकना। this, ये बोल रहा है जो हमको बाहर से एनर्जी मिलती है ना, वो एक ही तरह की एनर्जी नहीं मिलती है, बहुत अलग अलग टाइप की एनर्जी मिलती है। तो इस वजह से ये हमारी बॉडी का काम है कि इस एनर्जी को क्या करे, ब्रेक करे और फिर बिल्ड करे एक सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी में जो हमारी बॉडी ले सके। और फिर वो एनर्जी जो है हमारे बॉडी में जो इतने सारे मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहे हैं वो सबके काम आ सके, ताकि हमारा लिविंग स्ट्रक्चर जो है वो चलता रहे, जो हमारी बॉडी को ग्रो होने में, डेवलप होने में हेल्प करे। तो इस चीज के लिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी में जरूरत होते हैं। तो इसके लिए क्या है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं। जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में चलते रहते हैं, जो कि किसके लिए हेल्पफुल है, मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन के लिए हेल्पफुल है। तो इस चीज के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूज करते हैं बॉडी के बाहर से। तो ये जो प्रोसेस होता है जिससे ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन बाहर से लेता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। it's respiration. वही छोटा सा चैप्टर है क्या? थोड़ा बड़ा है। इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे क्या, अमीबा, तो उसके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है फूड एक्सचेंज के लिए। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और या फिर रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है, बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। क्योंकि इस ऑर्गेनिज्म का सारा सरफेस जो है वो एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में है, तो इसलिए इसमें एक्सचेंज होता है मटेरियल का। पर बॉडी साइज का क्या होता है ऑर्गेनिज्म का, तो जैसे जैसे बॉडी का साइज ऑर्गेनिज्म का बढ़ता जाता है वैसे वैसे बॉडी डिजाइन और कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, तो मतलब जब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, तो इनके जो सारे सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं होते सराउंडिंग के साथ, है ना। तो इनमें सिंपल डिफ्यूजन से तो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो सकती। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ठीक है। तो उनको अपना खाना खुद लेना पड़ता है, फिर खाना खाना पड़ता है, फिर उनमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जिससे जो भी वो खाना लिए हैं, फूड, ऐसा फूड जिसमें ऑक्सीजन रहता है, वो उनकी बॉडी से एक पार्ट से दूसरी जगह में जाता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है ये ब्लड से होता है, ब्लड में मिक्स होता है हमारा ऑक्सीजन, ब्लड में मिक्स होता है हमारा जो भी मिनरल्स या फिर न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए होते हैं, और फिर वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जाता है, जिस भी बॉडी को जरूरत होती है उस बॉडी को देता है। तो ये ऐसा प्रोसेस भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। हाँ। फिर ये बोल रहा है व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट्स that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful। फिर ये बोल रहा है जब हमने केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो गए, हमने ऑक्सीजन ले लिया, हमने कार्बन सोर्स वाले फूड ले लिए, तो हमने जब जितना भी चीज लिया तो हमारी बॉडी जो है वो बाय प्रोडक्ट बनाएगी। मतलब उसको कुछ कुछ चीजें, हमारी बॉडी को उन चीजों में से नहीं चाहिए होता, तो उस चीजों को हमारी बॉडी को एक्सपेल करना होता है, बाहर निकालना होता है। तो उन वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी बाहर निकालती है बाय प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं लाइफ प्रोसेसेस में, ठीक है। जो भी प्रोसेस हमारे बॉडी में चलता है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेस लाइफ प्रोसेसेस में आते हैं। तो सबसे पहले अपन न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन मतलब खाना लेना, फिर खाना हमारी बॉडी में कैसे जाता है और किस किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपनी कॉपी में सबसे पहले हेडिंग डाल के रख ले न्यूट्रिशन।
हाँ डाल ले। अब ये क्या बोल रहा है कि जब भी हम लोग बाइसिकल चलाते हैं तो हमारी बाइसिकल चलाने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत होती है। इन इनफैक्ट जब हम लोग कुछ काम नहीं कर रहे होते, सिर्फ खाली बैठे होते हैं, उस टाइम पे हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है ताकि हमारी बॉडी अपने आप को मेंटेन कर सके। तो हमारी बॉडी हाँ को ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अपने अंदर प्रोटीन बनाने के लिए सब्सटेंसेस जरूरत होती है, और इससे हमको एनर्जी मिलती है। तो ये एनर्जी हमको किससे मिलती है? फूड से, जो हम लोग खाते हैं। हाँ अब जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको उनका फूड कैसे मिलता है? जो जनरल रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की और बहुत सारे मटेरियल की, वो ऑर्गेनिज्म अपने अलग अलग तरीके से फुलफिल करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड को सीधा इनऑर्गेनिक सोर्सेस से ले लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ कुछ सोर्सेस से उनको अगर मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो वो बस उतना ही ले लेते हैं बाहर से ही, मतलब हवा से या पानी वानी से ही डायरेक्टली। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो कि होते हैं ग्रीन प्लांट्स या फिर सम बैक्टीरिया, जो डायरेक्टली ऑक्सीजन या वाटर सराउंडिंग से ले सकते हैं। कुछ और दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस खाने पड़ते हैं, और फिर उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी के अंदर तोड़ना पड़ता है सिंपल सब्सटेंस में, बिफोर दे कैन यूज दिस टू कीप द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो उन सब्सटेंसेस को सिंपल पार्ट्स में तोड़ना पड़ता है ताकि वो सिंपल पार्ट्स में जो सब्सटेंस को तोड़े हैं उसको फिर अपनी बॉडी के ग्रोथ के लिए यूज कर सके। तो टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। तो जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने के लिए ऑर्गेनिज्म जिस कैटलिस्ट का यूज करते हैं उसको बोलते हैं एंजाइम्स। ठीक है, तो हाँ एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर biocatalysts which are used to break down complex substances into simpler ones। ठीक है, वो बायो कैटलिस्ट मतलब? कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी रिएक्शन को करने में हेल्प करते हैं। मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, पर वो रिएक्शन हाँ को लेकिन करने। जल्दी से करते हैं या थोड़ा धीरे धीरे करने में हेल्प करते हैं। तो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं हेट्रोट्रॉप्स और एक ऑटोट्रॉफ। और एक होते हैं जो ऑटोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉप्स पे। तो ये जो हेट्रोट्रॉप्स है ये ऑटोट्रॉप्स में डिपेंड करते हैं। जो ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं ये कौन कौन होते हैं? एनिमल्स, फंगी, ये सब हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। और ऑटोट्रॉप्स में कौन आ जाते हैं? प्लांट्स। प्लांट, ह्यूमंस भी? नहीं, हेट्रोट्रॉप्स में आएंगे ह्यूमंस। हाँ ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सब हेट्रोट्रॉप्स में आएंगे। ठीक है, इतना लिख हाँ ली ना कॉपी में? हाँ। नेक्स्ट हेडिंग डालना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वो आप ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मतलब क्या होता है? जो खाना अपन खाते हैं ना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। मतलब ऐसा कंपाउंड, मतलब सिंपल नहीं होता। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सिंपल हो गया। अब मैं कार्बन हाँ डाइऑक्साइड के साथ और कोई दूसरा कंपाउंड लूंगी तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो मिलके कोई नया कंपाउंड बनाएगा, फिर वो कंपाउंड किसी और
कंपाउंड के साथ मिलके एक नया कंपाउंड बनाएगा, ऐसे करके एक बहुत बड़ा कंपाउंड बन जाता है जिसमें बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। वैसा कंपाउंड को अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बोलते हैं। हाँ। एक मिनट आशु। हेलो, हाँ। गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ चल रहा है ना। तुमको श्रुति ने नंबर दिया है क्या? श्रुति ने नंबर दिया है क्या? श्रुति, श्रुति देवांगन। अच्छा, ठीक है ना। तो मैं अभी ना, मेरी एक क्लास चल रही है, वो क्लास खत्म होते ही मैं तुमको वापस कॉल बैक करती हूँ, ठीक है? ओके ओके ओके। हेलो, हाँ। तो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हेडिंग डाल दी? हाँ। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म फुलफिल करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सबसे पहला पॉइंट आता है फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पॉइंट बना के लिखना फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है? It is the process by which autotrophs take in substances from the outside and convert them into stored forms of energy. So this material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स करते हैं जिसमें वो फोटोसिंथेसिस का यूज करते हैं। फोटोसिंथेसिस में वो क्या करते हैं, बाहर से आउटर एनवायरनमेंट से वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं, और उस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को वो लोग कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ठीक है? और फिर वो अपना खाना बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, अब इस फोटोसिंथेसिस में उन लोग ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज किया प्लांट्स ने, और क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ये कार्बोहाइड्रेट प्लांट यूज कर लेता है टू मेक एनर्जी। तो कुछ कुछ कार्बोहाइड्रेट तो वो एनर्जी के लिए यूज कर लेते हैं, और जो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को वो क्या करते हैं, सम कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। उसको वो अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं स्टार्च के फॉर्म में, ताकि जब जरूरत हो खाने की तब वो इसको यूज कर सके, ठीक है? हाँ। तो वो जो स्टार्च के फॉर्म में उन लोग स्टोर करके रखते हैं ना कुछ कार्बोहाइड्रेट को, वो इंटरनल एनर्जी रिजर्व के जैसे काम आता है, जिसको प्लांट्स तब यूज कर सकते हैं जब उनके पास खाना नहीं मिल रहा है उनको, ठीक है? तो ये पूरा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में था। हाँ। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का इक्वेशन है। तो एग्जाम में कभी कभार आ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोसेस को एक्सप्लेन करो और उसका इक्वेशन लिखो, कार्बन वो उसका फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस होता कैसे है? सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल से। उसके बाद फिर क्या प्रोसेस होता है, जो लाइट एनर्जी
एब्जॉर्ब हुआ है उसका कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में, और वाटर मॉलिक्यूल्स का स्प्लिट होता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। वाटर मॉलिक्यूल्स टूटते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और उसके बाद फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। इतना क्लियर हुआ? फोटोसिंथेसिस में ये 3 स्टेप्स होते हैं। हाँ इतना समझ में आ रहा है ना आज का? हाँ अब ये जो स्टेप्स हैं ये एक दूसरे के बाद एक लगातार लगातार होते जाते हैं। जैसे कि जो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं रात में, ठीक है, और फिर वो उसका एक इंटरमीडिएट बना के रखे रहते हैं कि जब सुबह उनको सनलाइट मिले तो वो तुरंत उससे अपना खाना बना ले दिन में। तो let us see how each of the components of the above reaction are necessary for photosynthesis. अब हम लोग ये देखेंगे कि ऊपर में जो भी कंपोनेंट्स है वो फोटोसिंथेसिस के लिए कैसे जरूरी है। If you carefully observe a cross section of a leaf under a microscope, you will notice that some cells contain green dots. जब हम लोग एक लीफ को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि कुछ कुछ सेल्स जो हैं उनमें ग्रीन डॉट्स हैं। ये जो ग्रीन डॉट्स हैं ये सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिनको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसमें होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, ये पॉइंट नोट कर लेना। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल जो कि हाँ फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। अब क्लास 9th में ये बोल रहा है कि अपन स्टोमेटा के बारे में पढ़े हैं। स्टोमेटा हाँ क्या होता है? टाइनी पोर्स होता है जो कि सरफेस में होता है लीव्स के। तो स्टोमेटा ही वो जगह होता है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। तो अगर पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वेयर डज gaseous exchange takes place in plant? Where does gaseous exchange take place in plants? कि plants में gaseous exchange कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा स्टोमेटा। और स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लीव्स के सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। अब स्टोमेटा में गैसियस एक्सचेंज कैसा होता है? Massive amount of gaseous exchange takes place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. But it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stems, roots and leaves as well. तो सिर्फ लीव्स में ही गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, स्टेम्स में भी होता है, रूट्स में भी होता है, लीव्स में भी होता है। Since large amount of water can also be lost through this stomata, इस स्टोमेटा से बहुत ज्यादा वाटर को भी लूज होने की चांसेस होती है। तो इस वजह से प्लांट क्या करते हैं, अपने पोर्स को बंद कर लेते हैं। जैसे ही उनको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है फोटोसिंथेसिस के लिए, वैसे ही वो उसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। खोलते हैं जब उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, और फिर बंद कर देते हैं जब उनको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये खुलता और बंद कैसे होता है? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। मतलब इस टोमेटा में दो स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल्स। तो जब गार्ड सेल्स खुलते और बंद होते हैं तब हमारा एक्सचेंज होता है गैसेस का। हाँ ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये स्वेल हो जाते हैं जब वाटर उनसे फ्लो होता है। तो अगर मान लो उसमें वाटर आने लगा तो वो गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, और फूलने के बाद में वो स्टोमेटल पोर जो होगा ओपन हो जाएगा। सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक। और जैसे ही गार्ड सेल से पानी निकल जाएगा तो वो गार्ड सेल्स क्या होंगी, श्रिंक हो जाएंगे। तो इस तरीके से गार्ड सेल्स काम करते हैं। हाउ डू गार्ड सेल्स वर्क? हाउ डू गार्ड सेल्स वर्क? तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है।
कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है पोर की, वो गार्ड सेल्स का एक फंक्शन होता है। गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं जब उनमें वाटर एंटर होता है, और स्टोमेटल पोर जो होता है वो खुल जाता है। फिर वैसे ही जब पोर से वाटर लूज हो जाता है तो वो गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, और वो फिर स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है। ठीक है। हाँ। अभी तक अपन ने ये बात की है कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो उनको अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कैसे मिलती है, बट दे ऑल्सो नीड रॉ मटेरियल्स। और उनको और क्या चीज की जरूरत होती है? रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, ताकि वो अपनी बॉडी को बिल्ड कर सके, बना सके अपने बॉडी को। तो वाटर जो यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, वो लोग कैसे लेते हैं? सॉइल से लेते हैं, रूट्स के थ्रू, है ना। और हाँ। दूसरे मटेरियल्स जो उनको चाहिए रहता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब भी वो सॉइल से ही लेते हैं। तो नाइट्रोजन भी बहुत एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है प्रोटीन बनाने में और दूसरे कंपाउंड्स को बनाने में। और ये कहाँ से लेते हैं वो लोग? अगर उनको नाइट्रोजन की जरूरत होती है प्लांट्स को, तो नाइट्रोजन वो कहाँ से लेते हैं? मिट्टी से लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में वो लोग नाइट्रोजन को लेते हैं, या फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में उसको लेते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया होता है जो कि एटमॉस्फेयर से ही नाइट्रोजन लेके नाइट्रोजन बनाता है। ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके अपना नाइट्रोजन बनाते हैं। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? वो न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वैसे न्यूट्रिशन को अपन हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का हेडिंग डाल के ये लिखना, बता रही हूँ एक मिनट। इसमें वैसे कोई डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है। तो ये बोल रहा है कि जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ना, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिपेंड करता है कि वो किस एनवायरनमेंट में रह रहा है और वो कैसे अपना न्यूट्रिशन ले सकता है। तो ये न्यूट्रिशन का जो फॉर्म होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, ये कैसे डिफर करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड पे डिपेंड करता है कि फूड मटेरियल सामने वाले को कैसे मिल रहा है। तो जिस ऑर्गेनिज्म को फूड मटेरियल जैसे मिलेगा उस टाइप का उसका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा। जैसे उसको फूड किससे मिल रहा है? उसके स्टेशनरी सोर्स से मिल रहा है, जैसे ग्रास, जैसे जो डियर होते हैं, डियर ग्रास खाता है। या फिर वो जो सोर्स है फूड का वो मोबाइल है, मतलब वो चल फिर पा रहा है, जैसे डियर, मतलब जैसे ग्रास, जो डियर है वो ग्रास को खा रहा है। तो ग्रास जो हो गया वो कैसा हो गया? स्टेशनरी सोर्स हो गया फूड का, है ना। अब जैसे लॉयन है, लॉयन किसको खाएगा? डियर को खाएगा। तो डियर कैसा सोर्स हो गया? मोबाइल सोर्स। मोबाइल मतलब जो चलता रहता है सोर्स। तो इस तरीके से हाँ। न्यूट्रिशन में फर्क आता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। और उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी अलग होती है। लॉयन को अलग टाइप का न्यूट्रिशन चाहिए होता है, डियर को अलग टाइप का न्यूट्रिशन चाहिए होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? फूड को ब्रेक डाउन करते हैं बॉडी के बाहर में, ताकि उसको एब्जॉर्ब कर सके। जैसे कि फंगी, बहुत सारे फंगस होते हैं, जैसे कि ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट और मशरूम्स। ये सब क्या करते हैं? फूड को बाहर, जैसे फूड है, फूड को अपन क्या करते हैं, अपन जो है अपन फूड खाते हैं और उस फूड का ब्रेक डाउन अपन बॉडी के अंदर करते हैं, है ना। लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ब्रेक डाउन बाहर करते हैं फूड का, मतलब अपना कुछ केमिकल उसमें डाल देंगे फूड में, या फिर अपना कोई एंजाइम उसमें डाल देंगे, तो फूड बाहर ब्रेक डाउन होता है और फिर वो ब्रेक डाउन हुआ हुआ फूड को वो लोग फिर कंज्यूम करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? पूरा मटेरियल को ही खा जाते हैं और उसको फिर अपनी बॉडी के अंदर ब्रेक करते हैं।
some other organism derive nutrition from plants or animals without killing them. और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन प्लांट्स और एनिमल से लेते हैं बिना उनको मारे। तो इस टाइप का न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जब किसी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दूसरा ऑर्गेनिज्म रहता है और उस ऑर्गेनिज्म को मारता नहीं है, लेकिन उससे न्यूट्रिशन लेता रहता है, तो वैसे न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो इस हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में अपन बहुत सारा न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े, एक पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े, और तो इसमें बहुत सारे जो न्यूट्रिशन आए हैं वो मैं तेरे को डिटेल में लिखवाऊंगी कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में अलग अलग टाइप के कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं। हाँ। तो इस पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एक एग्जांपल है कसकटा, इसको बोलते हैं अमर बेल। टिक्स, लाइस, जुएं होती है ना, जुएं भी हमारे सर में रहती है पर वो हमको मारती नहीं है, पर हमारी बॉडी में रह के हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते रहती है। फिर लीचेस होते हैं, टेपवर्म होते हैं। तो ये सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है। हाँ। ठीक है, आगे कल पढ़ लेते हैं। हाँ ठीक है। पापा से अभी बात कराऊं मम्मी की? देख के बाद में करा देना जब आप फ्री रहोगे। अच्छा ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट है क्या बात करना? नहीं, ऐसे पूछ रहे होंगे मामी के बारे में कुछ। ठीक है ना, मैं करवा देती हूँ बात। हाँ पापा के में लगाना फोन। हाँ ठीक है।